नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को देखेंगे और आशा करता हूँ यह लेक्चर आपके लिए आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद सहायक साबित होगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। तो इस योजना सीरीज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण अर्थात या फिर आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता मानदंड नहीं है। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अर्थात इस योजना के बारे में अगर आपको पता होगा तो इसमें जो पात्रता मानदंड हैं उसे आप ठीक ठीक तरीके से पहचान पाओगे कि कौन सी नहीं है। और ये यूपीपीएससी प्री में 2021 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अब ध्यान से देखो इसको। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ये लिखा है स्वरोजगार। स्वरोजगार का आशय होता है कि अपना रोजगार। इसका आशय है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी व्यक्ति को प्रेरित कर रही है अपना रोजगार देने के लिए, यानी अपना रोजगार स्टैब्लिश करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को कुछ फंड दिया जाएगा। अर्थात ये जो योजना है, ये प्रदेश के युवा जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कितनी करता है ये योजना? दरअसल ये योजना 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराता है एक एक रोजगार स्टैब्लिश करने के लिए। और एक इसकी शर्त है। दरअसल ये जो योजना है वो 25 लाख रुपए ऋण तो उपलब्ध कराता है लेकिन 6% ब्याज पर। ठीक है, 6% ब्याज पर उपलब्ध कराता है। अब इसकी पात्रताएं देख लेते हैं। पात्रताओं में सबसे पहली पात्रता होनी चाहिए कि उसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, सपोज करो ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना है तो फिर उसे यूपी का निवासी होना चाहिए। दूसरी उसकी पात्रता क्या हो सकती है? दूसरी है, ये जो आयु वर्ग है इसे 18 से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में ही इसे लाई करना चाहिए। तीसरी योग्यता क्या हो सकती है? तीसरी योग्यता हो सकती है, इसे कम से कम हाई स्कूल तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? और इसे किसी देखो अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसे कोई लोन देगा यानी 25 लाख रुपए का लोन देगा तो कम से कम ये तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी कि ये डिफाल्टर ना हो, यानी विजय माल्या टाइप के इस तरह की कैटेगरी में ना आता हो, तो बैंक का डिफाल्टर ना हो। लेकिन एक बात यहां से और स्पष्ट होती है कि अगर सपोज करो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जनरल कैटेगरी में आता है या ओबीसी कैटेगरी में आता है या फिर ये आता है माइनॉरिटी की कैटेगरी में, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग है, तो इसकी जो आय है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही व्यक्ति एससी कैटेगरी में आए या एसटी कैटेगरी में आए तो फिर इस व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप एससी हो एसटी हो तो फिर आपको 50,000 की छूट मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर से एक बार इस योजना को समझो। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इस योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देती है, यानी कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ फंड देती है। और फंड कितना देती है? 25 लाख रुपए, जो कि 6% ब्याज पर दिया जाता है। कैसे बेरोजगार युवाओं को देती है? जो उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो, मध्य प्रदेश का नहीं चलेगा, बिहार का होगा नहीं चलेगा, केवल और केवल उत्तर प्रदेश की योजना है तो फिर उत्तर प्रदेश का ही युवा उससे लाभान्वित होगा। किस आयु वर्ग का है? वो 18 से लेकर 40 वर्ग की आयु के बीच का होना चाहिए। साथ ही साथ उसे हाई स्कूल कम से कम पास होना चाहिए। और उसकी आय कितनी होनी चाहिए सालाना? ये जो 2 लाख या 2.5 लाख लिखा है ये सालाना आय है। ठीक है, अगर व्यक्ति या युवा जनरल है, ओबीसी कैटेगरी में है या अल्पसंख्यक वर्ग में आता है तो उसे कम से आशय है कि 2 लाख से ज्यादा नहीं आय होनी चाहिए वर्ष में। एससी है एसटी है तो 50,000 की छूट दी गई है, अर्थात 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? आयु वर्ग 18 से 40 है, ये तो सही हो गया। न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी सही है। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन में देखो आप, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो, ये नहीं चलेगा भाई।
उत्तर प्रदेश की योजना है तो फिर वो उत्तर प्रदेश अपने ही राज्य के युवा को लाभान्वित होना ज्यादा पसंद करेगा, बजाय इसके कि कोई युवा बिहार का हो, कोई युवा मध्य प्रदेश का हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत कब की गई? उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी फरवरी 2021 में। ठीक है। क्या है इसमें? देखो समझो, यहां से ही आप समझो, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक योजना शुरू की है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है फरवरी 2021 में। ठीक है। इसका अगर मैं आपसे पूछे कि लाभार्थी कौन होगा, तो आप क्या प्रश्न देखकर बता सकते हो इसका लाभार्थी कौन होगा? उत्तर प्रदेश की महिलाएं। सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं। ठीक है। क्लियर बात। अच्छा, यहां से आप एक बात और ध्यान रखो, इस योजना की शुरुआत फरवरी 2021 में हुई है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो सही हो गया। इस योजना में और क्या हुआ है? दरअसल इस योजना के जो पहला चरण है, पहले चरण में 200 विकास खंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। तो आप ये लाइन आप नोट बना के लिख लो, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछ ली जाए। पहले चरण में, इस योजना के तहत पहले चरण में 200 विकास खंडों में 200 विकास खंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र, ठीक है, सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार फिर से समझो, महिला सामर्थ्य योजना कब शुरू हुई, इसकी आपको डेट याद रखनी है, 2 फरवरी 2021। ठीक है। और इसमें कौन लाभान्वित होगा? उत्तर प्रदेश की ही महिलाएं, किसी अन्य राज्य की नहीं। और इसमें पहले चरण में 200 विकास खंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये कौन सी योजना है? दरअसल ये एक ऐसी योजना है, जब कोविड के आसपास ये योजना शुरू करी गई थी। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, यानी कि कोरोना वायरस के कारण, सपोज करो ये एक बच्चा है, इसके पेरेंट्स अगर इनकी डेथ हो जाती है, तो इस बच्चे को लाभान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना चलाई थी, कोरोना वायरस से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी कुछ बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे ये जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, ध्यान देना इसको, बाल सेवा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? क्या बता सकते हो आप? इसकी शुरुआत हुई थी मई 2021 में। ठीक है। अच्छा, बच्चे, यहां पर एक बात समझो, ये रहा एक बच्चा, ठीक, क्लियर, ये एक बच्चा है और इसके पेरेंट्स की हो गई डेथ कोविड के जो कि कोविड-19 के काल में। तो सरकार कहती है कि ये जब बच्चा वयस्क होगा, सपोज करो ये बच्चा अभी है अल्पवयस्क, ठीक है, ध्यान से देखना फिगर को, ये बच्चा है अल्पवयस्क, अब ये बच्चा होगा वयस्क, यानी कि 18 वर्ष का। सरकार कहती है कि जब तक ये बच्चा वयस्क नहीं हो जाता है, तक ये बच्चा किसी न किसी के अंडर में तो होगा, यानी कि कोई ना कोई तो इसका देख रेख करता होगा, क्योंकि पेरेंट्स तो है नहीं। तो इसका देख रेख करता कौन होगा? कोई भी होगा, या इसका कोई भी अभिभावक होगा। तो उन अभिभावक को प्रति माह 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आप फिर से समझो, अल्पवयस्क बच्चा जिसके पेरेंट्स कोविड-19 के कारण एक्सपायर हो गए हैं, उस बच्चे की देखभाल करने के लिए जो भी उसके अभिभावक होंगे वर्तमान में, उन्हें 4,000 रुपया प्रति माह सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी। यहां तक बात समझ गए? ठीक है। इसको आप लाइन बना के, हाँ, नोट बना के लिख लीजिएगा। अच्छा, एक यहां से और कंडीशन सरकार लगा रही है इस योजना पे। सरकार कह रही है कि 10 वर्ष से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है, सपोज करो ये बच्चा है, ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। ये अब दूसरी कंडीशन है। सरकार कह रही है कि ये जो बच्चा है, अगर इसकी उम्र 10 साल से कम है, ठीक है, क्लियर है, तो सरकार कह रही है कि इसके पेरेंट्स तो है नहीं, चूंकि कोविड-19 में डेथ हो चुकी है। तो सरकार कह रही है कि इस बच्चे को हम राजकीय बाल शिशु गृह में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो यहां से आप एक लाइन बना के लिख लो, अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, तो इसी योजना के तहत राज्य सरकार इसे बाल
शिशु गृह, बाल शिशु गृह में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। क्लियर है बात? अब देखो, इस योजना में फिर से आओ, योजना को फिर से देखो, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, एक बार फिर से समझ लो। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। आर्थिक सहायता कैसे दी जाएगी? चूंकि बच्चा है, अब इसको डायरेक्ट तो दी नहीं जा सकती है। ऐसी स्थिति में जो बच्चे के अभिभावक होंगे, जो इसके देखरेख करता होंगे, उनको 4,000 रुपया प्रति माह, ताकि इसकी परवरिश अच्छे से हो सके, उन्हें 4,000 रुपया प्रति माह उनको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। दूसरी कंडीशन में सरकार कहती है कि अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम है, ठीक है, 10 वर्ष से कम है, तो फिर उसे बाल शिशु गृह, जो राजकीय राज्य स्तर का बाल शिशु गृह है, वहां पर उसे आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। चौथा कह रहा है मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना। ये जो मोबाइल लिखा है ना, ये हाँ, जो सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं, जो हाथों में खड़े रहते हैं, वो वाला नहीं है। मोबाइल का मतलब होता है सचल, चलने वाला। ठीक है, तो आप देखो, मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना, ये योजना दरअसल आई थी 2011 में, और मायावती की सरकार में। ऐसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री महामाया योजना है, उसमें मायावती जी ने, अर्थात उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक योजना करी थी कि इसमें एक, इन्होंने गाड़ी में ही अस्पताल बनवाया था। सपोज करो ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, और इसमें इन्होंने एक अस्पताल बनवाया था। इसमें डॉक्टर होता था, नर्स होती थी, एक फार्मासिस्ट होता था। तो ये पूरी एक मोबाइल अस्पताल के तौर पर था, अर्थात ये गांव गांव जाता था, और जो पिछड़े गांव थे वहां पर ये अस्पताल, यानी कि जो भी फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, वहां वो उपलब्ध कराता था। तो मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना ये कब शुरू हुई? 2011 में। और इसे शुरू में 15 जिलों में शुरू किया गया था, आप ये भी याद रखो, 15 जिलों में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था। और ये मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से चयनित जिलों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन्हें उपलब्ध कराता था। बात समझ पा रहे हो? तो ये 2011, हाँ, जनवरी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर पांचवे में आओ। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्न योजनाओं में से कौन सी एक योजना केंद्र सरकार की योजना नहीं है? को पता होगा, मनरेगा केंद्र सरकार की ही योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये केंद्र सरकार की योजना है। जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीन, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। आप गंगा एक्सप्रेसवे को देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे एक सड़क योजना है। ठीक है, एक सड़क योजना है, और गंगा एक्सप्रेसवे में, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसमें सड़क निर्माण किया जा रहा है मेरठ से प्रयागराज। इसमें आप ये याद रखो, गंगा एक्सप्रेसवे के तहत सड़क का निर्माण किया जा रहा है, कहां से कहां तक? मेरठ से प्रयागराज। और मेरठ से प्रयागराज की दूरी, लगभग ये दूरी कवर करेगा 594 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। और मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली जो योजना है, गंगा एक्सप्रेसवे, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? वो है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। उत्तर प्रदेश की मिड डे मील कार्यक्रम, ये कब प्रारंभ किया गया? आप देखो, यहां पर अगर हम लिखें मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील लिखो, या मध्याह्न भोजन योजना, भोजन योजना, ये योजना जो है, ये केंद्र स्तर पर कब लागू हुई थी? क्या आप बता सकते हो? दरअसल ये लागू हुई थी 1995 में। ठीक है, अच्छा, ये जो योजना है, इसे कौन सा मंत्रालय जारी कर रहा है, कौन सा मंत्रालय चला रहा है, इसका नोडल मंत्रालय कौन है? ये नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो मिड डे मील योजना है, आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास प्राइमरी स्कूल हो, तो आमतौर पर वहां चलाई जाती है, और ये केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर चलाई जा रही है। 60-40 का यहाँ पर रेशियो होता है।
जो अनुदान का, यानी कि 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार का अनुदान होता है इसमें। इसमें जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, क्या आप बता सकते हो कौन से बच्चे इसमें लाभान्वित होते हैं? इसमें लाभान्वित बच्चे कौन से हैं? ये लाभान्वित बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल तक के। जो बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, ठीक है, इसमें लाभान्वित होते हैं। और और आप यकीन जानिए कि ये जो योजना है मिड डे मील, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। तो आप यहाँ पर एक नोट बना के लिख लीजिए। यह भारत का, या हम ये कहें ये विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। ठीक है, विद्यालय भोजन क्या है? कार्यक्रम। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार फिर से आओ। उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा 1995। कौन सा मंत्रालय चला रहा है? शिक्षा मंत्रालय। लाभान्वित बच्चों की उम्र सीमा क्या होगी? 6 से लेकर 14 साल, जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। और ये योजना इसलिए चलाई जा रही है ताकि जो गांव के बच्चे हैं वो स्कूल आए, यानी स्कूलों में उनकी संलिप्तता बढ़े, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों एवं मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों को बिना इंजन की नाव, जाल, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स आदि पर कितना प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, इस योजना को उठा लो अब आप। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, ठीक है, सब्सिडी योजना। अच्छा, अब फिर से प्रश्न में आओ। सब्सिडी योजना के रूप में योजना एक नवीन राज्य योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना संचालित की है। इस योजना का नाम है निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना। प्रश्न में आपसे केवल इतना कह रहा है कि इस योजना के तहत, यहां पकड़ो आके प्रश्न, कितना प्रतिशत अनुदान सरकार देगी? प्रश्न में केवल इतना है। ये बाकी जो कुछ भी लिखा है वो बहुत बड़ा प्रश्न बनाने के लिए लिखा गया है। आप फिर से समझो। प्रश्न में केवल कहा गया है निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, जो नई योजना अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है, उसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान मछुआरों को दे रही है, अर्थात मत्स्य पालकों को दे रही है। तो आप इसमें समझो, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना जो है, एक मछुआरे को क्या चाहिए? आप सोच के देखो, सपोज करो ये एक मछुआरा है, ठीक है, धीवर समुदाय से आता है। इस मछुआरे को क्या चाहिए? इस मछुआरे को चाहिए कि उसे एक फिशिंग बोट हो उसके पास, उसके पास एक जाल हो ताकि वो मछलियां पकड़ सके, उसके पास एक लाइफ जैकेट हो। अगर वो मछलियां पकड़ते पकड़ते सपोज करो किसी नदी या पोखर या फिर तालाब में अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, तो वो उससे बच सके। लाइफ जैकेट हो और भी अन्य उपकरण हो। तो उपकरणों को खरीदने के लिए ये व्यक्ति जितना खर्चेगा, उसका कितना प्रतिशत सरकार उसमें लगाएगी। मेन मोटो इसका ये है। तो इसको क्या चाहिए? आवश्यक उपकरण क्या हो सकते हैं? आवश्यक उपकरण हो सकते हैं वुडन बोट, वुडन फिशिंग बोट होनी चाहिए उसके पास। और क्या होना चाहिए? एक जाल हो मछलियां पकड़ने के लिए, और वो अपनी सुविधा यानी अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास एक हो लाइफ जैकेट। ठीक है, और भी कई सारे उपकरण। तो अगर ये व्यक्ति, ये मछुआरा इन उपकरणों को खरीदेगा, बात समझना, अगर ये व्यक्ति इन उपकरणों को खरीदेगा और खरीदने में उसने 0.67 लाख रुपए की राशि लगाई है, तो सरकार कहती है कि अगर आप इतनी यानी 67,000 रुपए की राशि लगा रहे हो, तो इस राशि की सीमा तक 40% अनुदान हम दे देंगे, यानी कि राज्य दे देगा। और इसमें भाई बचा 60%, तो वो आप दे दीजिए, यानी ये व्यक्ति लगा देगा। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी योजना है जो लाभार्थी और राज्य अंश दोनों पर आधारित है। दोनों पैटर्न इसमें फॉलो होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप समझो, 40% कौन अनुदान दे रहा है? राज्य। और बचा कितना? बचा 60%। तो ये 60% अनुदान कौन देगा, यानी 60% की राशि कौन लगाएगा? ये मछुआरा जिसे सामान खरीदना है, फिशिंग करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 40%, क्योंकि आपसे राज्य का ही पूछा है ना?
और इसमें कई सारी बातें और भी हैं, जैसे इसमें सरकार कहती है कि जो आप फिशिंग बोट खरीदेंगे उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 15 से 18 फीट होनी चाहिए, और भी कई सारी बातें हैं। लेकिन वहां तक हमारे एग्जाम में संभावना है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप इतनी ही बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। 8वां कह रहा है मत्स्य पालक कल्याण कोष। ये ये कीवर्ड पकड़ो जरा, इसी में सारी बातें निहित है। मत्स्य पालक कल्याण कोष का उद्देश्य मत्स्य पालकों के लिए और मत्स्य पालकों के कल्याण तथा विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये जो मत्स्य पालक है, मत्स्य पालक कल्याण कोष, ठीक है, मत्स्य पालक कल्याण कोष, समझो यहां से कह रहा है कि मत्स्य पालक कल्याण कोष के तहत यदि किसी व्यक्ति की दैवीय आपदा से मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, ये पूछा है बस आपसे। तो जो मत्स्य पालक कल्याण कोष है, यहां पर देखो, यहां पर कई सारी कैटेगरीज हैं। जैसे सपोज करो ये है मछुआरा, ठीक, ये गया फिशिंग करने और ये वहां पर इसकी डेथ हो जाती है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार कह रही है कि हम फिर ऐसी स्थिति में इसे देंगे, इसे नहीं मतलब इसके परिवार को, अब ये तो चला गया, इसके परिवार को राशि देंगे 4 लाख रुपए, ठीक है। अगर सपोज करो ये मछुआरा गया पोखर में और ये किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, मृत्यु नहीं हुई इसकी, इस बार ये हो गया विकलांग। और विकलांग भी कई कैटेगरी के होते हैं, 40% से ऊपर 60% विकलांग कैटेगरी है ना। तो अगर सरकार कहती है कि अगर ये विकलांग हुआ है 40% से लेकर 60% तक, तो फिर हम इसे देंगे कितना रुपया, 74,000 रुपया, इसे और इसके परिवार को, इतनी राशि इसे सहायता राशि दी जाएगी। फिर सरकार कहती है कि अगर इसकी विकलांगता जो स्थिति है, इसकी विकलांगता की स्थिति अगर 60% से भी ज्यादा है, तो फिर हम इसे देंगे कितना, 2.5 लाख रुपया, ठीक है, 2.5 लाख रुपया, इतना अनुदान देंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखो, ये हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर से देखो, मत्स्य पालक कल्याण कोष के तहत अगर किसी मछुआरे की दैवीय आपदा में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी। यदि वो विकलांग हो जाता है, 40% से 60% की कैटेगरी में विकलांग होता है, तो उसे 74,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। अगर वो विकलांगता को प्राप्त होता है और उसकी कैटेगरी 60% से ज्यादा है, तो उसे 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा यहां से, दैवीय आपदा में मृत्यु पूछा है तो आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपए। बात समझ पा रहे हो आप हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। नवा प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई है 2022-2023 में। इस योजना में कुछ खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कथन कारण बनाकर भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही की योजना है। दरअसल इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने दो परियोजनाएं शुरू करी हैं। कौन कौन सी हैं? एक परियोजना है जो गांव में, जैसे समझो, उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालन के लिए एक योजना शुरू करी है। तो मछली पालन, आप उत्तर प्रदेश में अगर हो, तो उत्तर प्रदेश की सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो आप मछली पालन केवल और केवल जो गांव ग्राम पंचायतों आदि के जमीन है, तालाब है, पोखर है, आप वहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। आप चेन्नई जाइए, तमिलनाडु जाइए, गोवा जाइए, वहां पर आप समुद्र, आ, हाँ, उसके दर्शन करोगे और साथ ही साथ वहां पर मछली पालन भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको मछली पालन बहुत सीमित अंदाज में करना पड़ेगा, अर्थात तालाबों में, पोखरों में। तो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सुधारे गए जो ग्राम हैं, आप ऐसे समझो, सुधारे गए जो ग्राम सभा या जो पट्टे पर तालाब हैं, ग्राम सभा के जो तालाब हैं, वहां पर मत्स्य पालन करना, एक योजना तो ये है। और इसकी जो दूसरी योजना है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या कहती है? वो कहती है कि अ, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं में मत्स्य पालन की संभावना को देखते हुए मत्स्य बीज बैंक मत्स्य बीज बैंक की स्थापना करना, ठीक है। तो मत्स्य बीज बैंक की स्थापना किस योजना के तहत की जा रही है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। अब यहां पर एक बात और समझो आप, ग्राम, जिसे मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन तालाबों में ही हो सकता है, पोखरों में ही हो सकता है। तो आप ये जो ग्राम सभा के तालाब हैं, ठीक है,
ग्राम सभा के तालाबों में अभी जो मत्स्य पालन हो रहा है, अभी जो मत्स्य उत्पादन हो रहा है, ये कितना हो रहा है? ये मत्स्य उत्पादन हो रहा है 25 से लेकर 30 कुंटल। ठीक है। लेकिन सरकार की योजना है, सरकार कह रही है कि हम आगे आने वाले समय में इस मत्स्य उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएंगे और हम ले जाएंगे इसे 50 क्विंटल तक। ठीक है। 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, प्रति वर्ष करने की योजना है सरकार की, यानी सरकार का ये लक्ष्य है। आप इस लक्ष्य को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है हमारे एग्जाम में ये लक्ष्य ही पूछ लिया जाए। तो फिर से समझो, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? 2022-2023 में। इसमें दो परियोजनाएं हैं। आप मत्स्य बीज बैंक की स्थापना याद रखिएगा। मत्स्य बीज बैंक की स्थापना, ये ग्राम इसके तहत ग्राम सभा के जो तालाब हैं उनमें अभी जो मत्स्य उत्पादन है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है, जबकि सरकार की योजना है इसे आगामी वर्षों तक 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना को राज्य सरकार ने कब मंजूरी दी? तो ये जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना, ये शुरू हुई थी अगस्त अगस्त 2017 में। कौन सा ऑप्शन है? अरे यहाँ तो दोनों ऑप्शन है। अगस्त 2017, हाँ ये हुई थी 8 अगस्त को, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस योजना में देखो है क्या, कृषि समृद्धि योजना है, अर्थात कृषकों को कुछ तो बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सोचा होगा। तो इसमें सरकार कहती है कि बीहड़, बंजर और जल भराव वाले भूमि को सुधार करके कृषि योग्य बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है। तो आप चाहो तो यहां पर एक नोट बना के लिख लो। इसका उद्देश्य भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है बीहड़, बंजर, बीहड़ बंजर और जल भराव, और जल भराव। ठीक है। ये बंजर लिखा है। बीहड़, बंजर और जल भराव वाले भूमि को भूमि को सुधार करके किसके योग्य बनाना? कृषि योग्य बनाना। ठीक है। कृषि योग्य बनाना इसका उद्देश्य है। अच्छा, अब देखो यहां से है क्या, ये योजना शुरू हुई 2017 में, 8 अगस्त 2017 में। ठीक। तो 2017 जो वित्त वर्ष था, 2017-2018, इस वित्त वर्ष में सरकार ने कहा कि हम इस वित्त वर्ष से लेकर 2022-2023 वित्त वर्ष तक इस योजना को 68 जिलों में लागू करेंगे। यहां से ध्यान देना, फिर से समझो। सरकार कह रही थी कि हम 2017-2018 वित्त वर्ष से लेकर 2023-2022 वित्त वर्ष तक इस योजना को 68 जिलों में लागू कर देंगे। ठीक है। यानी कि 5 वर्ष की योजना थी। अब 2023 आ गया। अब 2023 में सरकार ने कहा है कि हम इस योजना को 2022-2023 वित्त वर्ष से बढ़ाकर 2026-2027 वित्त वर्ष तक इसको और बढ़ाते हैं, इस योजना को। साथ ही साथ इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। अर्थात इसे सरकार ने कहा है कि हम 74 जिलों में अब लागू करेंगे। ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप? 74 जिलों में लागू करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब ये उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन 74 जिलों में लागू हो रही, कौन सा जिला छूट गया? ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये योजना किस जिले में लागू नहीं होगी। तो ये लागू है, ये जिला है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप? गौतम बुद्ध नगर, इस जिले में ये योजना लागू नहीं होगी। आप फिर से समझो इस योजना को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना को राज्य सरकार ने कब शुरू किया? 8 अगस्त 2017 को। इस योजना में क्या होगा? बीहड़, बंजर और जल भराव वाले भूमि को सुधार करना और उसे कृषि योग्य बनाना, ये इस योजना का लक्ष्य है। साथ ही साथ सरकार ने जब 2017-2018 वित्त वर्ष में योजना शुरू की थी, तो सरकार ने इसे 68 जिलों में लागू किया था। लेकिन अभी हाल ही में 2022-2023 वित्त वर्ष में सरकार ने इसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। अर्थात 2026-2027 तक इसे एक्सटेंड किया गया है, और सरकार कह रही है कि अब हम 68 जिलों में नहीं, 74 जिलों में इसे लागू करेंगे। एक जिला छूट गया, वो जिला आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। क्लियर बात? तो ये हमारी कुछ योजनाएं थी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ताकि आगे भी लोगों तक ये बातें पहुंच सके। धन्यवाद।